हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी क्लास है उसमें रूटीन क्लासेस से थोड़ा सा चेंज है। और चेंज क्या है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर, कि आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 10th के लिए ना होकर है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में सब्जेक्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस जो है उसको आज हम कंप्लीट करने के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। इस चैप्टर के अंदर जैसा कि अब हमारे पास टाइम है अच्छे से तैयारी करने के लिए, तो ये जो हमारे समर वेकेशन है इनको हम वेस्ट ना करें और इनको प्रॉपर यूटिलाइज करें, क्योंकि क्लास 12th जो कि आपकी फ्यूचर मेकिंग क्लास है, क्योंकि फ्यूचर जो है आपका इस क्लास पर ही डिपेंड मेनली करता है। तो अच्छे से पढ़ाई को शुरू कर दें, टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें। और चलिए हम भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हैं कि हमारी क्लास में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और अच्छे से हम तैयारी करें जो कि आपके लिए फायदेमंद हो, ताकि आपका ये जो कीमती समय है ये बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो चलिए आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज सॉल्यूशंस। करना सिर्फ इतना सा है कि जब आप क्लास के लिए बैठें तो ये कॉपी और पेन जरूर लेके बैठें, क्योंकि हमेशा ये याद रखिए कि जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ इजी हमको समझ में आ गया, लेकिन कुछ देर के बाद जब हम उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होता है कि 100 में से 50 to 60% ही हमें याद रहता है। कुछ बात ऐसी होती है जो कि हमारे दिमाग से निकल जाती है, एक बार में इतना याद हो पाता है। तो कोशिश ये करें कि कॉपी लें और जो जो इम्पोर्टेंट बात है उसको साथ के साथ नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपको बाद में रिकॉल करते टाइम मान लीजिए कि कुछ ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर वर्ड ऐसा भूल जाते हैं हम कि फिर हमें ये रहता है कि वो याद क्यों नहीं आ रहा। तो अगर आपने साथ के साथ लिखा है तो ये दिक्कत आपके साथ नहीं आएगी। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं हमारे मेन मोटिव की तरफ जो कि है चैप्टर नंबर 1, दैट इज सॉल्यूशंस। चलिए तो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। देखिए हम हमारे दैनिक जीवन में कई चीजों को काम में लेते हैं और इनमें से कई चीजें जो होती हैं वो प्योर सब्सटेंसेस कहलाती हैं। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये बने होते हैं 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों से मिलकर। दीज आर मेड अप ऑफ, दीज आर मिक्सचर्स, ऐसे लिख सकते हैं अपन, दीज आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। मोर सब्सटेंसेस लिखते हैं, कंपोनेंट्स लिखते हैं, है ना। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, प्योर यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, ये लिख सकते हैं, है ना। तो शुद्ध पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। अब ये जो मिश्रण है इसके बारे में हम जाने कैसे कि ये हमारे काम का है या नहीं है, तो ये हमारे काम का है या नहीं है ये इसकी यूटिलिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि हमारे जीवन में ये कहाँ कैसे क्या काम आ रहा है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए ब्रास जो कि बना होता है कॉपर और जिंक से, इसके गुण बिल्कुल अलग है किससे, जर्मन सिल्वर से, विच इज मेड अप ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकेल। यानी कि ये जो जर्मन सिल्वर है ये बना हुआ है कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर। फिर इन दोनों के गुण बिल्कुल अलग है किससे, ब्रॉन्ज से, जो कि बना होता है कॉपर और टिन से मिलकर, ऐसे हम टिन को बोलते हैं। क्लियर है। अब हमने यहाँ ये जो 3 मिश्रण देखे ये तीनों ही प्योर सब्सटेंस हैं, जो कि 2 या 2 से ज्यादा, ये जैसे 3 से मिलकर बने, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनके गुण तीनों ही अलग अलग होते हैं। जर्मन सिल्वर अलग जगह काम आएगा, ब्रास अलग जगह काम आएगा और ब्रॉन्ज अलग जगह काम आएगा। तो इनके काम के आधार पर इनकी यूटिलिटी हमारे जीवन में क्या है वो डिपेंड करती है। साथ ही साथ इनकी मात्रा भी निर्भर करती है, जैसे कि 1 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यानी कि बहुत ही कम ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में कोई पदार्थ अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित है तो ये है ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन कितनी बड़ी यूनिट होती है जिसके अंदर 1 पार्ट है केवल, है ना। तो बहुत ही ना के बराबर अमाउंट में कोई चीज है। तो 1 ppm एफ आयन, एफ यानी यहाँ फ्लोराइड की बात हो रही है, तो 1 ppm फ्लोराइड आयंस को अगर पानी में अवेलेबल है तो उनसे टूथ डिके रुक जाता है। अगर आपने कभी एडवर्टाइजमेंट ठीक से देखा हो टूथपेस्ट का तो उसमें फ्लोराइड होता है, ऐसा आपने सुना होगा एडवर्टाइजमेंट में। तो फ्लोराइड जो है ये टूथ डिके को रोकता है, लेकिन कब रोकता है, जब इसकी मात्रा 1 ppm हो। जबकि अगर इस एक से बढ़कर इसकी मात्रा 1.5 ppm हो जाती है, देन इट कॉज टूथ टू बिकम मॉटल्ड एंड मॉटल्ड का मतलब
आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं ना, गुटखा और गंदी चीजें खाने से तो गंदे होते ही हैं दांत। कुछ लोगों के दांत जो है ना वो पीले पीले से होते हैं, और ऐसे नीचे की तरफ जो दांतों की जड़ें होती है ना उनमें उनके ब्राउन से येलोइश से स्पॉट्स होते हैं, जो कि पानी की वजह से हो जाते हैं। तो वो एरियाज जहां पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर, जैसे नागौर साइड, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वहां ऐसा होगा, तो वहां के जो लोग होते हैं ना उनके दांत, उनको रेगुलर इंटरवल पे दांतों की सफाई क्लिनिक में जाकर करवानी पड़ती है। उनके दांतों के जो बेस होते हैं, जो जड़ें होती हैं, वहां पर ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं जैसे गुटखा खाने से हो जाते हैं। एंड आगे देखिए, तो मोटर्ड का मतलब है धब्बे लग जाना या गंदे हो जाना। यहाँ पर और पॉइजनस, यहाँ बात ध्यान रखने वाली क्या है कि हायर अमाउंट ऑफ फ्लोराइड कैन बी पॉइजनस ऑल्सो, ठीक है। एंड हायर अमाउंट ऑफ फ्लोराइड कैन बी पॉइजनस। तो 1.5 ppm से अगर ज्यादा हो जाए फ्लोराइड तो ये हमारे लिए कैसी हो सकती है, जहरीली भी हो सकती है। आगे चलते हैं और के एक सब्सटेंस का एग्जांपल देखें कि इंट्रावीनस इंजेक्शंस, वीन्स और आर्टरीज जानते हैं हम, तो इंट्रावीनस इंजेक्शन की बात करें, यानी कि वो इंजेक्शन जो वीन्स के अंदर दिए जाते हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है कि इन इंजेक्शंस के अंदर जो भी कंपाउंड है या जो भी कंपोनेंट है जिसको कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाना है, इन इंट्रावीनस इंजेक्शंस को हमेशा वाटर में डिसॉल्व करके बनाया जाता है, सच दैट कि ये जो सॉल्ट है जो कि वाटर में मिक्स हुए हैं इनके अंदर, उनकी आयनिक कंसंट्रेशन बिल्कुल हमारे ब्लड प्लाज्मा के इक्वल होनी चाहिए। तभी तो जाकर क्या होगा कि ये हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर और हमें प्रॉपर हेल्प करेंगे उस बीमारी को क्योर करने के लिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन इंट्रावीनस इंजेक्शंस की जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के इक्वल होती है। और अब हम चलते हैं हमारे, यहाँ तक हमने जब पढ़ लिया, यहाँ पर जो मेन बात याद करने की है वो आपको इनका कंपोजिशन याद करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़ा एग्जाम में कई बार इनका कंपोजिशन पूछा जाता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में। चलिए तो अब हम आ गए हमारे चैप्टर के अगले पार्ट पर, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है ये कई टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप के सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। ये जो 2 टाइप के सॉल्यूशन ये होते हैं हमारे कोर्स में जो है वो है होमोजीनस सॉल्यूशन। एक और टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसे कहा जाता है हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। ये केवल इसलिए ताकि हमें इनमें अंतर पता चल जाए, हेट्रोजीनस सॉल्यूशंस। चलिए हिंदी में होमोजीनस, समांगी विलयन, और हेट्रोजीनस को कहेंगे विषमांगी विलयन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। होमोजीनस सॉल्यूशन होते क्या है, तो देखिए होमोजीनस सॉल्यूशन जो है, होमो यानी एक जैसा, ठीक है। होमोजीनस सॉल्यूशन क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, यानी कि किसी सॉल्यूशन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स अगर मिक्स हैं तो उसे होमोजीनस सॉल्यूशन कहा जाएगा। ये पहली शर्त है। एक शर्त और भी है, वो क्या है कि कंपोजिशन प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा चीजों को जब मैंने किसी लिक्विड के अंदर मिक्स किया है तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए पूरे सॉल्यूशन के अंदर। जैसे मान लीजिए कि हम कोई शरबत बना रहे हैं, शरबत में हमने चीनी डाली है, मान लीजिए नींबू का शिकंजी हम बना रहे हैं, या ठीक है लेमनेड बना रहे हैं, तो उसमें हम नींबू भी डाल देते हैं, ठीक है, चीनी भी डाल देते हैं, नमक होता है, कोई मसाला होता है वो भी डाल देते हैं, तो 1 से ज्यादा चीजें हो गई। 2 और मोर देन 2 तो 2 से ज्यादा हो गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी कंपोनेंट्स इस तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए कि सॉल्यूशन या जो मिक्सचर बन के आया है उसका कंपोजिशन यानी कि बनावट एंड प्रॉपर्टीज यानी कि गुण पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। यानी कि हमने अगर बाल्टी भर के लेमनेड बनाया है, नींबू का जो शिकंजी होती है वो बनाई है, तो चाहे हम पहला ग्लास पिए, चाहे लास्ट ग्लास पिए, चाहे बीच में से कहीं से लेकर पिए, सब जगह उसका टेस्ट सेम होना चाहिए। ये हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे चलते हैं। हेट्रोजीनस सॉल्यूशन जो होगा ये अलग होगा,
ये भी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के मिक्स होने से बन तो सकता है, लेकिन यहाँ ये वाली शर्त कंप्लीट नहीं होती है, यानी कि कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि पानी में हमने चॉक पाउडर को मिक्स कर दिया है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद अगर हम उसको रख दें स्टेबल होने के लिए, तो हम क्या देखते हैं कि चॉक पाउडर, वो पानी थोड़ा सा गंदा तो हो जाता है चॉक जैसा, लेकिन उस पानी के पेंदे में, ग्लास में अगर मिक्स किया है तो ग्लास का जो बॉटम है उसमें जो चॉक पाउडर है वो इकट्ठा हो जाता है, यानी कि वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होता है। तो ये जो मिक्सचर है कहलाता है हेट्रोजीनस और विषमांगी विलयन। ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अब देखिए, जो भी सॉल्यूशन हम बनाते हैं, तो आपने पढ़ा ही होगा पिछली क्लासेस में कि सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम लिखते हैं विलयन, और विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, ये बात होगी। आगे देखिए, तो अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की। सॉल्वेंट जो होगा ये हमेशा हायर अमाउंट में पाया जाएगा, जैसे कि चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं, तो हमेशा जो पानी होगा वो सॉल्वेंट हो गया, और चीनी को हमने घोला तो चीनी हो गई सॉल्यूट। तो इनकी डिफाइन करने के लिए, वो पदार्थ जो कि सॉल्यूशन के अंदर हायर कंसंट्रेशन में या हायर अमाउंट में है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में या लेस कंसंट्रेशन में है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। क्लियर है। साथ ही साथ सॉल्वेंट एक शर्त को और पूरा करता है। सॉल्वेंट जो है, इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात, यानी कि यह विलयन की भौतिक जो स्थिति होगी वो कैसी होगी उसको डिटरमाइन करता है। जैसे कि चीनी को मैं पानी में घोल रही हूँ, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड नहीं होगा, हमेशा लिक्विड ही होगा। तो सॉल्यूट यानी कि वो पदार्थ जो ज्यादा मात्रा में है, इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर है। सॉल्यूट जो होगा ये हमेशा लेस अमाउंट में होगा, और ये जो है ये फिजिकल स्टेट पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्लियर है। अब हमारा जो चैप्टर है इसमें हम जो सॉल्यूशंस पढ़ेंगे आगे, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सारे ही सॉल्यूशन पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है ना, इनमें सॉल्यूट जो है जरूरी ये एक ही हो, दो या हो सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने शिकंजी बनाई तो उसमें चीनी हो गई, चीनी, नमक हो गया, मसाला हो गया, नींबू का रस हो गया, तो एक से ज्यादा सॉल्यूट हो गए ना। तो ये जो सॉल्यूट है दे कैन बी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मोर देन 1, 2, 3 और 4, मतलब 1, 2, 3 या 4 की मात्रा में भी ये प्रेजेंट सॉल्यूशन के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 और मोर कंपोनेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एज सॉल्यूट। क्लियर है। चलिए, अब है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी लैंग्वेज आप जानते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कि 0, 1 पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम जब बाइनरी सॉल्यूशन की, बाई यानी 2 है ना, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन जिनके अंदर क्या होगा, एक तो सॉल्यूट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये जो सॉल्यूशन होंगे क्या कहलाएंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशंस पर ही हमारा ये चैप्टर डिपेंड करता है। आगे जितने भी हम, जहां भी हमें सॉल्यूशन लिखा मिलेगा चैप्टर में, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी सॉल्यूशंस। और अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ कि किस तरह सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाकर एक जो पदार्थ हैं वो बनाए, या मिक्सर जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो चलिए अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम आ गए हमारे चैप्टर के अगले टॉपिक पर, दैट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए, क्योंकि इसमें से अधिकतर आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्वेश्चन पूछा ये जाएगा कि लिक्विड का सॉल्वेंट, मान लीजिए कोई गैस है, तो किसी लिक्विड को किसी गैस में मिक्स करने वाला एग्जाम्पल कौन सा है। 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा, या फिर ये एक एग्जाम्पल दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये कौन सा सॉल्वेंट, इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, इस तरह के एग्जाम्पल। तो ये जो टेबल है, आप ये मान के चलिए कि आपका 1 नंबर इस टेबल पर डिपेंड करता है। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एकदम इजी सी है। अभी इसको याद कर लेते हैं हम साथ के साथ, इतना ज्यादा कोई पेचीदा काम नहीं है, आराम से याद हो जाएगी। देखिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन,
यहाँ पर गैसियस, यानी कि ये जो तीनों सॉल्यूशन जो बनेंगे ये बाइनरी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। क्लियर? तो ये जो सॉल्यूशन बनेंगे गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, तो इनको मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बनेगा ये, इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, इसकी फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था कैसी होगी, गैसीय स्टेट में ये जो तीन तरह के मिक्सचर होंगे इनकी फिजिकल स्टेट होगी लिक्विड फेज, यानी कि ये जो है ये लिक्विड फेज में होंगे वो वाले सॉल्यूशन तीनों ही, और ये वाले जो तीनों सॉल्यूशन बनेंगे ये सॉलिड फेज में होंगे, यानी कि सॉलिड लिक्विड हो गए, सॉलिड हो गए, ये सॉलिड फेज में होंगे ये जो सॉल्यूशन बनके आएंगे। ठीक है, अब इनको साथ के साथ हम याद कैसे करें, देखिए कि यहाँ सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है। क्लियर? यानी कि जिसको घोला जा रहा है वो भी गैस है और जिसमें घोला जा रहा है वो भी गैस है, तो किसी भी दो गैस का मिक्सचर जो है वो क्या लिख सकते हैं अपन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब यहाँ हम ये बात करें कि हम एयर भी तो लिख सकते थे, एयर हम कब लिख सकते थे, जब ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होता है ना, इसलिए क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन टू गैसेस, कई सारी गैसेस मिक्स होती हैं उसके अंदर, इस वजह से हमने यहाँ एयर नहीं लिखा। बाइनरी सॉल्यूशन है इसलिए गैस को गैस में मिक्स किया जा रहा है, तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस विद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में हमने ऑक्सीजन गैस को मिक्स कर दिया है, तो ये बन गया गैस ही सॉल्यूट हो गया, गैस ही यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इज लिक्विड को मिक्स किया जा रहा है किसमें, गैस में। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, इसके अंदर घोला जा रहा है। क्लियर? तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गैस के अंदर किसी लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, तो देखिए CHCl3 प्लस N2 ये गैस है, नाइट्रोजन गैस, इसके अंदर CHCl3 क्या है मालूम है ना, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है ये लिक्विड स्टेट में होता है, मालूम है हमको, एक बॉटल के अंदर आता है ना, लिक्विड फेज में होता है पानी जैसा सा। तो नाइट्रोजन गैस के अंदर हमने किसको घोल दिया, क्लोरोफॉर्म को, ये मिक्सचर हो गया, सॉल्वेंट यहाँ गैस हो गया और सॉल्यूट हो गया हमारा लिक्विड। फिर गैस के अंदर सॉलिड को मिक्स किया जा रहा है, तो इसका एग्जांपल हो गया नाइट्रोजन गैस में हमने कैम्फर, कपूर जो है उसको नाइट्रोजन गैस में हमने मिक्स किया, तो नाइट्रोजन गैस एज सच नहीं थी, थोड़े प्रेशर पे मिक्स किया जाता है और ये बन गया एग्जांपल। ठीक, आगे चलते हैं लिक्विड फेज वाले सॉल्यूशंस की। लिक्विड में गैस को घोला जा रहा है, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस को घोला जा रहा है, ये एग्जांपल हो गया लिक्विड में गैस को। इसका एग्जांपल हमारे कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड फेज में है और उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है मालूम है, उसके अंदर भरी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये वो जो है कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो भी एग्जांपल है इसी का, वहां भी लिक्विड के अंदर गैस को मिक्स किया जा रहा है। अगला है लिक्विड में लिक्विड को, इसके कई सारे एग्जांपल हैं, हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें इथेनॉल इज मिक्स्ड इन H2O, वाटर में इथेनॉल और एल्कोहल या फिर और कोई सॉल्यूशन, मिल्क कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर है लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को मिक्स किया जाए, तो ग्लूकोज इन वाटर, वाटर में ग्लूकोज को मिक्स कर दीजिए, और एग्जांपल हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, वाटर में शुगर मिक्स कर दीजिए, वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर दीजिए, वो भी इसी के एग्जांपल हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं सॉलिड्स। अब यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड के अंदर गैस को, लिक्विड को या किसी सॉलिड को मिक्स किया जाएगा। जैसे सॉलिड के अंदर हम गैस को मिक्स कर रहे हैं, तो सॉलिड क्या है, पैलेडियम, ये सॉलिड है, इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को मिक्स कर रहे हैं, ये एग्जांपल हो गया। सेकेंड वन इज सॉलिड में लिक्विड को मिक्स किया जा रहा है, सॉलिड है सोडियम, सोडियम मेटल है, मालूम है हमको, मेटल की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है, इसके अंदर हम अमलगम ऑफ Hg दैट इज मरकरी, और मरकरी की फिजिकल स्टेट हमें मालूम है, एकमात्र ऐसी मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है, यानी कि एकमात्र ऐसी धातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, कहाँ पर, कमरे के नॉर्मल तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर देखिए अमलगम हमें मालूम है कि किसी भी दो मेटल के मिक्सचर के अंदर अगर एक मेटल या एक कंपोनेंट उसका मरकरी है तो उसको अमलगम कहा जाता है। तो यहाँ सोडियम के अंदर हमने पारा यानी मरकरी को मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया, अमलगम ऑफ Hg प्लस N2, सॉरी सोडियम। सॉलिड में सॉलिड को मिक्स किया जाए तो कॉपर को मिक्स किया जा रहा है गोल्ड में, इसका एग्जांपल ये हमने पढ़ रखा है क्लास 10th में, शायद आपने भी याद हो तो पढ़ा होगा कि जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन इट इज अनफिट फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट। तो इससे 24 कैरेट वाले जो ज्वेलरी है वो बहुत नरम होती है, इसकी वजह से सोना जो है उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यानी मजबूती को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर कुछ परसेंट कॉपर को मिक्स किया जाता है। कॉपर को मिक्स करने से ये जो सोना है ये 24 की जगह अब रह जाता है 22 कैरेट का, एंड दिस गोल्ड इज फिट फॉर मेकिंग ज्वेलरी। और ये जो 22 कैरेट गोल्ड होता है इसके अंदर सोने के साथ मिक्स होती है कॉपर मेटल।
ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से याद हो गया होगा। दोबारा एक बार कभी भी जरूरत होगी तो एक बार पढ़ भी लेंगे अगर हम, तो हमें अच्छे से चैप्टर यहाँ तक समझ में आ जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। और कोशिश यही रहेगी कि लगातार आपको डेली एक क्लास तो एटलीस्ट मिल ही जाए, और यहाँ तक चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लें। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में, और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें।